क्या हो अगर आपकी सोच, आपकी आइडियोलॉजी सब कुछ किसी और के कंट्रोल में हो? अगर एक एजेंसी जो आपके देश की रक्षा के लिए बनी है, वही आपको या दुनिया के किसी इंसान को एक इंसान की तरह नहीं, एक एक्सपेरिमेंट की तरह समझे। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका एक नए दौर में कदम रख रहा था। उनकी इंटेलिजेंस का सिस्टम पूरी तरह से बिखरा हुआ था। द ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज यानी ओएसएस, जो उनकी वॉर टाइम इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उसे अक्टूबर 1945 में कई रीजंस एंड फेलियर्स की वजह से डिसबैंड कर दिया गया। उसकी जिम्मेदारियां अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दी गई, लेकिन ये फ्रेगमेंटेड अप्रोच ज्यादा देर तक चल नहीं पाया। कोल्ड वॉर की शुरुआत, सोवियत यूनियन का बढ़ता प्रभाव और पर्ल हार्बर जैसी अनफोर्सीन अटैक्स के बाद अमेरिका को समझ में आ गया था कि उन्हें एक यूनिफाइड पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत है। और यही थी शुरुआत सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA की। 26 जुलाई 1947 उस वक्त के प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट साइन किया और इसी दिन फॉर्मली सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA का जन्म हुआ। ये सीधे ओएसएस के रेमिनेंट से निकली थी। शुरू में ट्रूमैन का विजन सिंपल था। वो इसे प्रेसिडेंट के लिए एक डेली न्यूज़पेपर की तरह देखते थे, जिसका काम था इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एनालाइज करना और टाइमली रिपोर्ट्स देना। लेकिन कोल्ड वॉर की बढ़ती हुई तेजी ने इसके मैंडेट को पलट कर रख दिया। सिर्फ एक साल बाद 1948 में CIA को कोवर्ट ऑपरेशन करने की अथॉरिटी भी मिल चुकी थी। सोवियत साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और कंटेनमेंट की स्ट्रेटेजी का मुकाबला करने के लिए CIA उनका प्राइमरी टूल बन गया था और इसे अपने ऑपरेशन को सीक्रेट रखने के लिए कांग्रेस ने भी फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर से छूट दे दी। सोचो, एक एजेंसी जिसे डेली न्यूज़पेपर होना था, वो इतनी जल्दी क्लैंडस्टाइन इंटरवेंशन की मशीन बन गई और इससे जन्मे आगे चलकर कई सारे बड़े कंट्रोवर्सीज। CIA का कोर फंक्शन था फॉरेन इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, एनालाइज करना और अमेरिका के लीडर्स तक पहुंचाना। लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान इसका रोल सिर्फ इंटेलिजेंस तक सीमित नहीं रहा। इसने कोवर्ट ऑपरेशंस में कदम रखा। कोवर्ट ऑपरेशंस मतलब ऐसे सीक्रेट मिशन या ऐसे एक्टिविटीज जिसमें किसी कंट्री का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी भी मिशन में ना दिखाई दे। जैसे ईरान में 1953 का कूप, जिसमें डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मोहम्मद मोसादेक की सरकार गिराकर शाह को वापस लाया गया। ये CIA का पहला बड़ा और कंट्रोवर्शियल इंटरवेंशन था। इसके पीछे ब्रिटिश ऑयल इंटरेस्ट और मोसादेक के एक कम्युनिस्ट लीनिंग्स का डर था। CIA ने खुद एडमिट किया कि ये एक अनडेमोक्रेटिक एक्ट था। फिर आया ग्वाटेमाला 1954, जहां डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराकर एक मिलिट्री डिक्टेटर को बिठा दिया गया। इसके नतीजे में 40 साल तक चलने वाला सिविल वॉर हुआ, जिसमें लगभग 2,42,000 लोग मारे गए। और कौन भूल सकता है बे ऑफ पिग्स इन्वेजन, जो कि 1961 में किया गया। क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो को हटाने की कोशिश एक इग्नोमिनियस फेलियर, जिसमें CIA ट्रेंड क्यूबन एग्जाइल्स को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और जिसके बाद US क्यूबा रिलेशन और ज्यादा बिगड़ गए। कोंगो में पैट्रिस लुमुम्बा को हटाने की साजिश हो या डोमिनिकन रिपब्लिक में राफेल ट्रुजिलो के असासिनेशन में इन्वॉल्वमेंट, वियतनाम में फिनिक्स प्रोग्राम हो जिसमें सिविलियन असासिनेशन के एलिगेशंस भी लगे। कैन यू इमेजिन ये कितना सीरियस हो चुका था? और अभी तो लिस्ट लंबी है। चिली में साल्वाडोर की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को गिराना हो, अफगानिस्तान में ऑपरेशन साइक्लोन के तहत मुजाहिदीन को आर्म्स सप्लाई करना हो, इन सब का लंबे समय तक ग्लोबल स्टेबिलिटी और US के रेपुटेशन पर गहरा असर पड़ा। लेकिन ये तो सिर्फ एक्सटर्नल इंटरवेंशन थे। CIA की कहानी में कुछ ऐसे डार्क चैप्टर्स भी हैं जो इंसानियत के भयावह रूप को दिखाते हैं। कुछ ऐसे राज जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं उनके ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन प्रोग्राम्स की। प्रोजेक्ट ब्लूबर्ड, जो कि 1950 से 1951 तक चला। इसका मकसद था स्पेशल इंटरोगेशन टेक्निक्स डेवलप करना, जिसमें पॉलीग्राफ, ड्रग्स और हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया गया। एक्सपेरिमेंट्स को डिटेनीज और सस्पेक्टेड इन्फॉर्मेंट्स पर सीक्रेट इंटरोगेशन फैसिलिटीज में परफॉर्म किया गया। दूसरा था प्रोजेक्ट आर्टिचोक, जो 1951 से 1953 तक चला। ये एक्सपेरिमेंट ब्लूबर्ड का ही सक्सेसर था।
इसका एक अलार्मिंग ऑब्जेक्टिव ये था कि whether a person could be involuntarily made to perform an act of attempted assassination। उसका मतलब था कि क्या हम किसी इंसान को उसकी मर्जी के खिलाफ, यहाँ तक कि सेल्फ प्रिजर्वेशन के फंडामेंटल लॉज के खिलाफ भी कुछ करने पर मजबूर कर सकते हैं या नहीं। ये सवाल ही प्रोफाउंड एथिकल बाउंड्री को क्रॉस कर देता है। इसमें माइंड कंट्रोल, हिप्नोसिस, मॉर्फिन की फोर्स एडिक्शन और LSD जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया। सब्जेक्ट्स अक्सर अनअवेयर थे, यानी उन्हें पता ही नहीं था कि उन पर एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं। यहाँ तक कि CIA के अपने एजेंट्स को भी सीक्रेटली ड्रग किया गया था। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, जो 1953 से 1973 लगभग 20 साल तक चला, ये एक इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन प्रोग्राम था। इसका मकसद था इंटरोगेशन, ब्रेन वॉशिंग और साइकोलॉजिकल टॉर्चर के लिए अलग अलग टेक्निक्स और ड्रग्स डेवलप करना। सब्जेक्ट को हाई डोजेस में साइकोएक्टिव ड्रग्स, खासकर LSD, बिना उनकी मर्जी के दिए गए, इलेक्ट्रोशॉक्स दिए गए, हिप्नोसिस, सेंसरी डिप्राइवेशन, आइसोलेशन और हर तरह के, चाहे वो वर्बल हो या सेक्सुअल हो या फिजिकल हो, हर तरह के अब्यूज से उन्हें गुजरना पड़ा। US और कैनेडियन सिटीजन्स को अनविटिंग टेस्ट सब्जेक्ट्स के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसमें एक डॉक्टर जिनका नाम फ्रैंक ऑल्सन था, उनकी तो डेथ भी हो गई थी। ये प्रोग्राम एथिकल बाउंड्रीज का एक सिस्टम वाइड फेलियर था और इसने पब्लिक ट्रस्ट को गहरा नुकसान पहुंचाया। पर अब तुम सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी सीक्रेट एजेंसी के इतने ग्रूसम एक्ट्स को एक्सपोज किसने और कैसे किया? इन राजों का खुलासा कैसे हुआ? 1970s में कॉम्प्रिहेंसिव कांग्रेशनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सबसे प्रोमिनेंट थी चर्च कमेटी और दूसरी थी पाइक कमेटी। चर्च कमेटी ने शॉकिंग फैक्ट्स एक्सपोज किए। MK अल्ट्रा के अनविटिंग सब्जेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट्स, FBI के क्विंटल प्रो, NSA का प्रोजेक्ट शैमरॉक और असासिनेशन प्लॉट्स। उनकी 2702 पेज की फाइनल रिपोर्ट आई, जिसमें सारे अब्यूजेस पब्लिक किए गए। पाइक कमेटी ने CIA की इफेक्टिवनेस और बजट पर सवाल उठाए। उन्होंने पाया कि फॉरेन इंटेलिजेंस बजट काफी ज्यादा बड़ा था, जो कांग्रेस से छुपाया गया था। इन इन्वेस्टिगेशंस ने दिखाया कि एजेंसीज कितनी अनचेक्ड ऑपरेट हो रही थी और इन्हीं के कारण मेजर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत थी। इन रेवोल्यूशंस के बाद 1976 में सेनेट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस बनाया गया, जिसका काम था इंटेलिजेंस एक्टिविटीज पर लेजिस्लेटिव ओवरसाइट रखना। इसका मतलब था कि अब CIA पर भी कोई नजर रख रहा था। फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलांस एक्ट यानी FISA 1978 में पास किया गया, जिसमें अमेरिकन सिटीजन्स पर सर्विलेंस के लिए कोर्ट परमिशन मैंडेटरी हो गई। CIA को लेगेसी कॉम्प्लेक्स है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके ये एक्टिविटीज नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी थे एक डेंजरस वर्ल्ड में, लेकिन क्रिटिक्स पॉइंट आउट करते हैं कि इसने एथिकल बाउंड्रीज को कई बार क्रॉस किया है, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को नुकसान पहुंचाया है और पब्लिक ट्रस्ट को भी इरोड किया है। आज भी अमेरिका के सामने यही सवाल है, कैसे एक इफेक्टिव इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर मेंटेन किया जा सके जो ग्लोबल थ्रेट्स का सामना तो कर सके और साथ ही अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सिविल लिबर्टीज और अकाउंटेबिलिटी को भी बरकरार रखे। ये एक ऑनगोइंग डिबेट है जिसका जवाब ढूंढना शायद कभी खत्म नहीं होगा, और यही है CIA के गहरे राजों की कहानी, जो सिर्फ एक एजेंसी की नहीं बल्कि एक देश की मॉरलिटी और पावर के बीच के टक्कर की कहानी है। आपको क्या लगता है, क्या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर हर चीज जायज है? क्या किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी को इतनी छूट मिलना चाहिए? और जो भी CIA से गलतियां हुई उसका जिम्मेदार कौन है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज मी ज़ोहेब साइनिंग ऑफ।